Okay, so let's begin with next question. Question number 8. A body is projected up with velocity equal to 3/4 of escape velocity from the surface of Earth. The height it reaches from the center of Earth is. तो हमारे पास एक बॉडी है जो हमने अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट की है विथ वेलोसिटी 3/4 ऑफ एस्केप. तो कितनी हाइट तक वो ऑब्जेक्ट जाएगा ऐसा पूछा है. So let us mark this point as A and this point as B. तो since we are projecting this, okay, तो प्रोजेक्ट करना है मतलब हम लोग उसको वेलोसिटी दे रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा. तो ए पॉइंट पे मतलब अर्थ की सरफेस पे ऑब्जेक्ट के पास दो एनर्जीज है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. एंड यू नो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब हम डिस्टेंस यूज करेंगे तो द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ in any way anyways. So total energy at A is equal to potential energy at A plus kinetic energy at A. Potential energy at A आपको पता है that is equal to, you should remember formula of potential energy, minus G mass of earth, mass of object upon distance. जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे था तो डिस्टेंस उसका r था फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. काइनेटिक एनर्जी एज यू नो, क्योंकि हम लोग जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे था तब हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं मतलब तब हम उसको वेलोसिटी दे रहे हैं. तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी. बी इज 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. तो दैट इज हाफ एम 9/16 एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर. आपको पता है इसके वेलोसिटी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है. सो दिस इज 9/32. m escape velocity is equal to, you should know the formula of escape velocity is equal to 2gm by r का रूट. तो 2gm by r ऐसे आएगा बिकॉज escape velocity ve is under root of 2gm by r. उसका स्क्वायर ve स्क्वायर is 2gm by r, है ना. तो you will get this to be equal to 116. तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी एट ए का फॉर्मूला आ गया 9/16 जी एम एम बाय आर. ओके, तो यू विल हैव टोटल एनर्जी एज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट ए. तो इसको ऐड कर लेंगे. तो व्हेन यू ऐड दिस, potential energy is minus gmm by r and kinetic energy is 9/16 gmm by r. तो gmm by r 1 minus 1 plus 9/16. इसको सॉल्व कर लो तो you will get this to be minus 7/16 minus 7/16 gmm by r. ये आ गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए. सिमिलरली टोटल एनर्जी at point B is just potential energy at point B. So potential energy at point B minus g m m by small r, where small r is distance from the center. और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उन्होंने बोला है द हाइट इट रीचेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, मतलब आपको स्मॉल आर ही पूछा है. ओके, यू हैव बीन आस्क्ड स्मॉल आर. So this is total energy at point B. According to law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, total energy at A equal to total energy at B. Total energy at A अभी हमने देखा -7/16
जी एम एम बाई कैपिटल आर था, और टोटल एनर्जी एट बी इज माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर, तो जी एम एम कैंसिल, राइट, तो यू विल गेट स्मॉल आर इक्वल टू 16 आर बाई 7, ये आपको मिल गया स्मॉल आर की वैल्यू। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सिंपल था, a body is projected up with velocity 3/4 of escape from the surface of earth। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे दो वेलोसिटीज होगी ऑब्जेक्ट की, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, हमने वो कैलकुलेट कर ली है, राइट, सिंपल, ओके। देन मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट रुक जाता है मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, मतलब वॉट एवर एनर्जी द ऑब्जेक्ट हैज इज ओनली पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी लिखा है। फिर हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों एनर्जीज को इक्वेट किया, टोटल एनर्जी एट सरफेस ए, पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाइट दैट इज पॉइंट बी। सॉल्विंग दैट यू गेट स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों निकाला, क्योंकि उन्होंने बोला है हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, नॉट फ्रॉम द सरफेस, इसलिए स्मॉल आर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two spherical stars each of mass m with their centers distance capital D apart revolve under mutual gravitational attraction about the point midway between their centers. The period of revolution will be। तो ऐसा है कि हमारे पास दो स्पेरिकल स्टार्स है जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी है। सो वी हैव टू स्पेरिकल स्टार्स, star 1, okay, and there is another star, star 2। इन दोनों का सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है दैट इज डी। सो यू हैव सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है दैट इज डी, कैपिटल डी। So this distance is capital D basically, right? And according to the question, ये जो दोनों स्टार है, so they are basically revolving, है ना, they are revolving about midpoint of D। तो ये d by 2 डिस्टेंस हो गया, ये d by 2 डिस्टेंस हो गया। आपको पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है, ओके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवॉल्यूशन होना मतलब दोनों स्टार जो है वो सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन में होने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होती है, तो या फिर सेंट्रीपिटल भी बोलते हो आप इसको। तो इट इज वेरी सिंपल थिंग कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही आ सकता है, क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और कोई फोर्स की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। तो व्हाट यू कैन से इज required centripetal force, necessary centripetal force is equal to, is given by gravitational force, is given by gravitational force। what is required centripetal force, आपको पता है mv square by distance, है ना, आपको ये पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv square by distance, लेकिन डिस्टेंस किसका, अब ये दोनों स्टार, these stars are rotating but rotating about which point, so they are rotating about center। और आपको पता होगा कि कभी भी mv square by r में डिस्टेंस कभी भी एक्सिस से मेजर किया जाता है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे d by 2 होगा, ओके, d by 2 होगा, गुड। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है g, पहले ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, तो g m1 m2, तो जी एम स्क्वायर आ गया ये, गुड इनफ, गुड इनफ, अपॉन अपॉन डी, है ना, डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों स्टार्स के सेंटर टू सेंटर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके तो एक ऑब्जेक्ट तक का होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। आर यहाँ पे है
सर्कुलर मोशन के सेंटर से लेके स्टार के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो दिस इज आर फॉर सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि जब ये रोटेट होगा तो बॉडीज विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ रेडियस स्मॉल r, that is with radius r by d by 2, and gravitational force is the force which is providing centripetal force. ओके, तो ये भी कैपिटल M है इस साइड पे, दिस इज कैपिटल M बाय द वे। तो ये कैपिटल M और ये कैंसिल हो गया, ये एक D और ये एक D कैंसिल हो गया। गुड गुड, देन यू विल हैव फ्रॉम हियर वेलोसिटी, क्योंकि आपको यहाँ से वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा। तो बेसिकली ये 2 जो है ये 2 ऊपर जाएगा तो 2v² होगा। तो यू विल हैव 2v² इक्वल टू gm/d, मतलब यू विल हैव v² इक्वल टू gm/2d, मतलब यू विल हैव v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/2d। तो v मिल गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टाइम पीरियड, क्योंकि उन्होंने पीरियड पूछा। आपको पता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था ये। द थिंग इज व्हाट हैपेंस इज, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, पीरियड मतलब द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर काटने में कितना टाइम, तो दैट इज 2πr, क्योंकि डिस्टेंस, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस ये है 2πr, r कितना, तो r d/2। क्यों? क्योंकि 2π रेडियस ऑफ दैट सर्कल, दैट इज d/2 अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने ऊपर फाइंड किया है अंडर रूट ऑफ gm/2d। ओके, देयरफॉर यू विल हैव t इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो यू विल हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो 2π है ना, 2π/2, तो 2 कैंसिल हो गया, मतलब यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली पाई हियर। और d को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो d² करके ले जाऊंगा, और ये 2d जो है ये डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर में जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ ये d स्क्वायर होके अंदर गया, और नीचे से ऊपर एक d आया तो 2d³ अपॉन gm, राइट। गुड, तो ऐसा आपके पास एक इक्वेशन आना चाहिए, विच वी आर नॉट सीइंग हियर, दिख नहीं रहा है एक्चुअली छुपा हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो ऊपर 4d³ अपॉन gm² और यहाँ पे 2 ऐसा लिख सकते हैं नीचे, है ना। तो व्हाट आई डिड इज जस्ट टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, दैट्स इट, इतना ही किया है मैंने। तो ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 हो जाएगा, तो यू विल गेट t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ d²/2gm। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी है, d³ है ये एक्चुअली, d³ है, तो यू हैव दिस ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा सॉल्व करते हैं। तो जस्ट टू टेल यू, हमने जब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेट किया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला में r आता है रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज d/2। ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू सेंटर ऑफ द टू मासेस, वो आता है कैपिटल D। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको मिल गया v, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ओके, हमको टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है, तो वी नो दैट टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन इज 2πr, और r इज d/2 अपॉन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करके रखा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a geostationary satellite is revolving around the earth. To make it escape from gravitational field of earth, its velocity must be increased.
बाय हाउ मच अमाउंट। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, और हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1, geostationary satellite is revolving around the earth. To make it escape from the gravitational field of earth, its velocity must increase by। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए increase in velocity is given by delta v by v into 100। डेल्टा v होता है v2 minus v1 upon v1 into 100। According to the given question, सैटेलाइट ऑलरेडी एक सर्कुलर ऑर्बिट में है, मतलब सैटेलाइट के पास ऑलरेडी v1 इज इक्वल टू क्रिटिकल या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑलरेडी है। सो हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल। तो द सैटेलाइट which is revolving around earth already has velocity which is critical, मतलब ऑर्बिटल। अब इसको एस्केप करवाना है तो कितना होना चाहिए वीई। तो v1 v0 है और v2 ve है। तो जब मैं इस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे मिलेगा, आई विल गेट I am going to get this as delta v by v into 100 as v escape minus v orbital upon v orbital into 100। ओके, ठीक। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ v escape माइनस v orbital अपॉन v orbital की वैल्यू मिल गई, तो हमको इंक्रीज मिल गया। तो द थिंग इज, अभी हमको पता है कि escape velocity from the surface of earth, not surface of earth, sorry, escape velocity is nothing but root 2 times of orbital velocity। This is what we know, हमको ये पता ही है। तो escape velocity is root 2 is 1.414 times of orbital। escape velocity ve is 1 plus 0.414 times of orbital, मतलब ve is equal to v0 plus 0.414 v0। Therefore, you can say VE minus V0 equal to 0.414। V0 यहाँ था, इसको डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 you have delta V by V into 100 as 0.414 multiplied by 100, मतलब 41.4%, मतलब ऑप्शन नंबर पी। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। यू नो व्हाट इज जियोस्टेशनरी। जियोस्टेशनरी मतलब दैट सैटेलाइट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। वो रोटेट तो, रिवॉल्व तो हो रहा है अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड वो घूम तो रहा है, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ और उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड इक्वल होता है। मतलब अर्थ का रोटेशन 24 आवर्स का, उसका भी 24 आवर्स का। अब उसको एस्केप करवाना है तो कितना वेलोसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो वो सर्कुलर ऑर्बिट में है अराउंड अर्थ, इसका मतलब ये होता है कि दैट सैटेलाइट इज बाउंड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। उसको एस्केप करवाना है, मतलब हमको उसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी देना है। तो कितना एक्स्ट्रा देना है ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन v1 इंटू 100। बट v2 इज नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि जितना वेलोसिटी हमको एस्केप करवाने के लिए देना है दैट इज v2 ve, और v1 मतलब जितना ऑलरेडी है। अगर सैटेलाइट ऑर्बिट में है तो उसके ऑलरेडी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो ve माइनस vo अपॉन vo इंटू 100। और हमको पता होता है, हमने ये थ्योरी क्लासेस में डिराइव भी किया है, दैट escape velocity is always root 2 times of orbital velocity, पर root 2 is 1.414। तो escape velocity is 1 plus 0.414 times of v0। इसको सिंप्लीफाई करते गए हमको मिला ve minus vo upon vo equal to 0.414, ऐसा हमको मिला है। ओके, so this is what we have। ओके, गुड। सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट 41.5।
4%, which is a very simple thing. Next question. Well, this question I will keep pending, and the same I did in offline classes. तो ऑफलाइन क्लास में भी ये पेंडिंग रखा था, आपका भी पेंडिंग है, ये हम करने वाले हैं, बट आफ्टर अ वाइल. Next question, 11th number question. So, two bodies of masses small m and capital M are placed a distance d apart. The gravitational potential at the point where gravitational field due to them is zero is V. Then, so two bodies, एक बॉडी का मास स्मॉल m है, एक बॉडी का मास कैपिटल M है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उनका स्मॉल d, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज स्मॉल d, this distance is small d. The gravitational potential at a point where gravitational field is zero. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना. और हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, बट आई एम गोइंग टू रिपीट इट. सपोज मैं मान लेता हूं दैट ये पी पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है. ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होने का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई मास रखा होता m1, तो इस मास m1 पे m की वजह से जो फोर्स है विच इज अट्रैक्टिव टूवर्ड्स स्मॉल m, और इस m1 पे कैपिटल M की वजह से जो फोर्स है अट्रैक्टिव मतलब टूवर्ड्स कैपिटल M, दे विल कैंसल आउट ईच अदर. सो उस पॉइंट P पे अगर कोई मास होता तो उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता. दिस इज व्हाट इट मींस. ओके, अब हम एक पॉइंट पे अगर फील्ड जीरो है तो बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो है, या फिर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एग्जैक्टली सेम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E is given by K source charge upon distance square. मतलब मेरे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, राइट, और हमारे पास एक दूसरा चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, हमको पता है कि इन दोनों में फोर्स क्या होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर. अब मुझे ये भी पता है कि ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट. मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, करेक्ट. इसका मतलब ये जो स्मॉल क्यू मैंने लिया है इसको मैं अगर सोर्स चार्ज बोलता हूँ, सोर्स मतलब इस चार्ज की वजह से सराउंडिंग रीजन में एक फील्ड बन गया, एक रीजन बन गया जहां पे अगर दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज आया तो इसको मैं टेस्ट चार्ज बोलता हूँ, तो ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट रीजन around a charge in which if other charge is brought will experience a force. Similarly, gravitational field is the region surrounding a mass in which if other mass comes, that mass will experience force. अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नथिंग बट किसी भी पॉइंट पे, मान लो P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है, तो हमने बोला था कि P पॉइंट पे अगर हमने +1 कूलम का चार्ज रख दिया तो वो +1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा ड्यू टू सोर्स चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिफाइन किया था फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज. क्योंकि क्यों टेस्ट चार्ज, क्योंकि +1 कूलम चार्ज अगर नहीं है हमारे पास, नहीं है हमारे पास +1 कूलम चार्ज, हमारे पास एक QS चार्ज है, QT चार्ज है, तो +1 कूलम नहीं है तो क्या करेंगे फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करेंगे, करना पड़ेगा. फिर क्या करते हैं, हम बोलते हैं कोई बात नहीं, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस पॉइंट पे एक
यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम चार्ज रखना है। +1 कूलम चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एट अ पॉइंट उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास अगर नहीं है तो फिर 1 कूलम का चार्ज नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं फोर्स निकाल लूंगा और मैं फोर्स को वापस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा। मतलब ये जबरदस्ती का +1 कूलम बनाना होता है। +1 कूलम नहीं था तो मैंने उस चार्ज को उसी के साथ डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। ये ट्रिक यूज की हमने। तो फोर्स को जब आप चार्ज से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज एग्जैक्टली सेम। मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक मास है, मास के पास में दूसरा पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना स्ट्रेंथ होगा उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय I which is equal to G mass अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, क्वेश्चन में ये बोला है कि उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है और उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है। मैं मान लेता हूं कि ये P पॉइंट है, इसका डिस्टेंस स्मॉल m से x है, तो कैपिटल M से जो है वो d माइनस x होगा। तो gravitational field intensity at point P due to small m will be equal to gravitational field intensity at point P due to capital M। क्योंकि gravitational field 0 होना मतलब स्मॉल मास जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स कैपिटल मास लगा रहा है उस पॉइंट पे। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल m and due to capital M they are equal। तो बाय फॉर्मूला G स्मॉल m से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना x, तो x स्क्वायर इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन D माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसल कैंसल, तो आपके पास ये जो बचा है, you have small m by capital M equal to x by d minus x का स्क्वायर। सिंपल सिंपल मैं मैनिपुलेशंस कर रहा हूँ। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल m by कैपिटल M equal to x upon d minus x। Okay, now you have to further simplify this। Let us take reciprocal। तो कैपिटल M by स्मॉल m equal to d minus x by x, मतलब अंडर रूट ऑफ कैपिटल M by स्मॉल m d by x minus x by x is 1। तो आपको मिलेगा यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ कैपिटल M by स्मॉल m प्लस 1 इक्वल टू d by x। मतलब आपको मिलेगा कैपिटल M by स्मॉल m का रूट प्लस 1 इक्वल टू d by x। Therefore, you will get this as under root of capital M plus under root of small m upon under root of small m equal to d by x। तो आपको यहाँ से x मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ m d अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल m। ये मिल गया आपको x, राइट। गुड गुड। तो ऊपर कैपिटल M है या स्मॉल m है, दैट यू कैन सी। सिमिलरली आपको मिलेगा d माइनस एक्स, तो अंडर रूट ऑफ कैपिटल M अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस अंडर रूट ऑफ स्मॉल m इंटू टी। हो गया। हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क था पोटेंशियल फाइंड करना। हम तो सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल की जगह पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ उस P पॉइंट का डिस्टेंस ही फाइंड करते रह गए दोनों मासेस से। हमको एक्चुअली फाइंड क्या करना था, हमको रियलिटी में फाइंड करना था पोटेंशियल। और हम लोग क्या फाइंड करते रह गए, हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मासेस। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जैसे याद है आपको, अगर दो चार्ज होंगे तो किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2। और पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है।
सिमिलरली पी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो पी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल होगा ड्यू टू मास स्मॉल m प्लस ड्यू टू मास कैपिटल M। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है माइनस जी स्मॉल m बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है x है, स्मॉल m का डिस्टेंस कितना है x है P पॉइंट से, माइनस जी कैपिटल M इसका डिस्टेंस कितना है d माइनस x है, तो इसका डिस्टेंस है d माइनस x। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हो, माइनस जी भी कॉमन निकाल सकते हो आप एक्चुअली, तो माइनस जी यू कैन टेक आउट कॉमन, स्मॉल m अपॉन स्मॉल x इज रूट m अपॉन of course into d root m plus under root of small m। तो basically what I am saying is आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डालनी है, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, तो हमको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा पी पॉइंट पे जो आता है ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशंस मैं आपके लिए रख रहा हूँ बट कैलकुलेशंस मतलब ये पूरा सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ग्रुप में सॉल्यूशन ऑलरेडी है इस चीज का, सिर्फ आपको समझना क्या था। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टोटल पोटेंशियल बोला है, अगर आप ग्रेविटेशन में हो और दो मासेस है तो उस पी पॉइंट पे मास नंबर 1 विच इज स्मॉल m वो भी पोटेंशियल एक्सर्ट मतलब लगाएगा वहां पे, उसका भी पोटेंशियल होगा, प्लस जो सेकंड मास है कैपिटल M उसका भी पोटेंशियल वहां पे होगा, तो टोटल पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल m प्लस पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल M। लेकिन पोटेंशियल डिपेंड करता है डिस्टेंसेस पे, स्मॉल m का डिस्टेंस x है, कैपिटल M का डिस्टेंस d माइनस x है, तो हमने x और d ये पहले फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ मासेस और वो हमने सब्स्टिट्यूट किया इन इक्वेशन नंबर 3, सिंप्लीफाई किया और हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने ऑलरेडी ये अपलोड करके रखा हुआ है, आई हैव शेयर्ड दिस सॉल्यूशन विद यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो sufficient for this lecture and ये लेक्चर थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। रीज़न बहुत सारे थे बिकॉज ऑफलाइन ऑनलाइन डबल डबल रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, प्लस हम रिनोवेशन स्टेज में हैं तो वो भी बहुत सारे काम थे, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये लेक्चर अभी अपलोड होगा, ये लेक्चर जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ इसके बाद से, जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को जो भी ऑफलाइन क्लास में होगा उतना ही कंटेंट उसी दिन ऑनलाइन मोड में भी रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा, राइट। जो सैटरडे को होगा जेडबल नीट का सेशन उसका उतना ही कंटेंट सैटरडे को भी हो जाएगा। तो ये जो लेक्चर है ये पिछला पेंडिंग लेक्चर है और फ्राइडे का जो लेक्चर है वो मैं थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ, सैटरडे का भी जो लेक्चर है वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक चाहे वो स्टेट बोर्ड क्लास हो चाहे वो जेडबल नीट का क्लास हो, हर दिन जितना ऑफलाइन में हो रहा है उतना ऑनलाइन में अपलोड किया जाएगा। गुड, सो विल स्टॉप हियर।